गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में बात की थी संसाधन की परिभाषा और उसका महत्व। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसमें संसाधन भूगोल की आवश्यकता पड़ती है। हमने उस टॉपिक को क्लियर किया था। 5 जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, याद कर लेना, क्योंकि फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है वो संसाधन भूगोल से ही संबंधित बनता है कि संसाधन भूगोल को परिभाषित कीजिए, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके महत्व के बारे में, या संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। इस अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। तो आपको डेफिनेशन सबसे पहले भूमिका बनाएंगे, उसके बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर जो भी चीज़ पूछ रखी है प्रकृति, महत्व या वर्गीकरण, उसका वर्णन करेंगे। आज हम बात करेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए जैसे उसके उद्देश्य अलग होते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं उद्देश्य के आधार पर बोल सकते हैं, उपयोगिता के आधार पर बोल सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर बोल सकते हैं। बहुत सारे आधार होते हैं किसी भी वस्तु के विभाजन के लिए। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण दिया है हमने, पहले संसाधन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि प्रकृति में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनका मनुष्य अपने लिए क्या करता है, उपयोग करता है, वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। वो संसाधन तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक मनुष्य उनका उपयोग नहीं करेगा। संसाधन कब है? जब मनुष्य उनका उपयोग करेगा। मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार की सेवाओं के माध्यम से वह भी क्या है, स्वयं एक संसाधन है। तो जिमरमैन जो महोदय हैं और मिचेल महोदय हैं, उनका ऐसा मानना था कि मनुष्य का ज्ञान ही क्या है, वास्तविक संसाधन है। क्यों? क्योंकि उस तकनीक का उपयोग करके, उस ज्ञान का उपयोग करके वह संसाधनों का उपयोग करता है और अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करता है। अगर उसको तकनीकी ज्ञान नहीं होगा तो क्या वह संसाधनों का उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या कहा गया है कि मनुष्य का ज्ञान ही क्या है, वास्तविक संसाधन है। हम संसाधन उसको तभी मानेंगे कि क्या है, मनुष्य ने अपने बुद्धि और विवेक या तकनीकी कौशल के अकॉर्डिंग क्या किया, उस संसाधन का उपयोग किया। उस संसाधन का उपयोग किया तो क्या कहलाया, संसाधन कहलाया। मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। बात करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण की। 3 आधार हमने माने हैं, उपयोग की सततता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य जैसे उद्योग स्थापित करते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और उपयोग की सततता के आधार पर। तो फर्स्ट हम उपयोग की सततता के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, फर्स्ट है नव्यकरणीय या असमाप्य, ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं होते हैं या जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं होते हैं या जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है। समाप्त नहीं होते हैं, सौर ऊर्जा है, समाप्त होगी नहीं, आज सूर्य निकला है कल वापस निकलेगा। पवन ऊर्जा है, आज पवन चल रही है कल वापस ही आएगी। तो ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, नव्यकरणीय भी बोल सकते हैं, या ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। सूर्य है, हमेशा ऊर्जा देता रहेगा हमें, सही है, और उस ऊर्जा का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं उसको हम बोलते हैं नव्यकरणीय संसाधन, कि ऐसे संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होंगे। दूसरा अगर हम बात करें कौन से, अनव्यकरणीय या ऐसे संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं। अनव्यकरणीय ऐसे संसाधन जिनका नवीनीकरण या नव्यकरण नहीं किया जा सकता। कौन से संसाधन है? कोयला है, हमने एक बार क्या किया, भूमि से उनका निकालना प्रारंभ किया। उनको बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है। तो किस प्रकार के हैं, समाप्त, ऐसे संसाधन जो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, या मनुष्य उनको दोबारा से क्या सक्रिय नहीं कर सकता। कारण क्या है कि अनव्यकरणीय ऐसे संसाधन जो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, क्योंकि उनको बनने में एक लंबी अवधि लगती है। अब कोयला है, आप सभी जानते हैं कि लाखों वर्षों तक जो पहले विशालकाय वन पाए जाते थे पृथ्वी पर, किन्हीं कारणों से पृथ्वी के नीचे दबे और करोड़ों वर्षों तक जो लकड़ी में जो ऊर्जा थी किस में परिवर्तित हो गई, कोयले में। तो जो कोयला बनने में समय कितना लगा, लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा। और जो मानव का जो जीवन है वो क्या है, उस करोड़ों वर्ष के अपेक्षा क्या है, बिल्कुल कम अवधि का है। तो मनुष्य कोयले का निर्माण नहीं कर सकता, पेट्रोलियम का निर्माण नहीं कर सकता है, प्राकृतिक गैस का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये वो संसाधन हैं जो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही मनुष्य इनका उपयोग करेगा ये संसाधन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे जो संसाधन हैं मनुष्य उनका
दोबारा से उपयोग नहीं कर सकता है। अब कोयला है, कोयले को आपने उपयोग में ले लिया, क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। ये वो संसाधन हैं जिनका आप दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने काम में लिया तो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही हमारी पृथ्वी पर जितने भी कोयले के भंडार हैं, जैसे जैसे हम उनका उपयोग करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि जो कोयले के भंडार हैं वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर हम कहाँ हो जाएंगे, वैकल्पिक ऊर्जा, कि इस कोयले को बचाने के लिए इसकी जगह दूसरी किसी ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं चक्रीय। चक्रीय में वे संसाधन शामिल होते हैं जो वापस से चक्र के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। जैसे लोहा है, लोहा हमने किसी वस्तु का निर्माण किया, जैसे ही वह वस्तु क्या हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, हम क्या करते हैं, उसको वापस से रिसाइकिल करते हैं, पुनः चक्रण में लेके आते हैं। तो जैसे ही रिसाइकिल करते हैं, लोहा है वापस से पिघलाया, जो अशुद्धता थी उसको निकाला और वापस से किसी नई वस्तु का हमने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चक्रीय संसाधन हम उनको कहते हैं। कि कोई भी वस्तु है उपयोग की नहीं है, हम क्या करते हैं, उसका वापस से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं क्या कहेंगे हम उनको, चक्रीय संसाधन। कि एक बार क्या है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, लेकिन जैसे ही उसकी उपयोगिता कम हो गई, हम वापस से उस वस्तु का वापस से निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो संसाधन हैं, कौन से संसाधन हैं, चक्रीय संसाधन है। तो उपयोग की सततता के आधार पर हमारे पास कितने थे, 3 थे, नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय और तीसरा था चक्रीय। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास 2 संसाधन है, एक है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जिनमें जीवन चक्र पाया जाता है, जैविक संसाधन जिनमें जीवन चक्र पाया जाता है, अजैविक संसाधन जिनमें जीवन चक्र नहीं पाया जाता है। पहले किसकी बात करेंगे, जैविक संसाधन की। कि जीवमंडल में अपने निश्चित जीवन जो चक्र होता है, जीवन चक्र वाले जो संसाधन होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, जैविक संसाधन हम उनको कहते हैं। वन है, वन्य प्राणी है, पशु है, पक्षी है, वनस्पति है, अन्य छोटे जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या हैं, जैव संसाधन के उदाहरण हैं। तो ये सब क्या है, क्यों, क्योंकि जो जैविक है, जैविक को हम क्या बोल सकते हैं, इनमें जीवन चक्र पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, जीवन चक्र पाया जाता है। और ऐसे जो संसाधनों की मात्रा है उसमें कमी तथा वृद्धि भी की जा सकती है। जैसे मछली पालन है, पशुपालन है, वृक्षारोपण है। अब पशुपालन, हम पशुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं, मत्स्य पालन, मछलियों की संख्या बढ़ा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वृक्षारोपण, वृक्षों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये जो ऐसे संसाधन हैं कि मनुष्य अपनी इच्छानुसार इनमें ऐसे संसाधनों में कमी तथा बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन अगर हम कोयले की बात करें, उसमें कमी तो कर सकते हैं, लेकिन बढ़ोतरी उसमें हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि अगर जैविक संसाधनों की अगर हम बात करें, तो जैविक संसाधनों का जो वितरण है वह भौतिक जो घटक होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु है, वनस्पति कैसी पाई जाती है, सघन पाई जाती है, सही है। लेकिन टुंड्रा प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है वहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि जो जैविक संसाधन है उसको भौतिक वातावरण या भौतिक जो घटक होते हैं वो सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अब भौतिक घटक क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वर्षा होती है प्रतिदिन, सघन वनस्पति पाई जाती है, तो जैविक संसाधन अधिक उपलब्ध हुए, यस, क्योंकि हमें ऐसे क्षेत्र में जैविक संसाधन अधिक उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर हम टुंड्रा प्रदेश की बात करें तो वहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक क्या हुआ, भौतिक जो घटक हैं वो उस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। सेकेंड बात करते हैं किसकी, अजैविक संसाधन की। अजैविक संसाधन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अकार्बनिक संसाधन में आते हैं। जैविक को हम कार्बनिक संसाधन बोल सकते हैं, अजैविक को अकार्बनिक। ऐसे संसाधन जिनमें जीवन चक्र नहीं पाया जाता, सही है, ऐसे संसाधन जिनमें जीवन चक्र नहीं पाया जाता या जीवन क्रिया नहीं होती, या तथा हम कह सकते हैं कि इनका नवीनीकरण संभव नहीं है। एक बार उपयोग कर दिया, हम उनका दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते। अजैविक में नवीनीकरण संभव नहीं है। देखिए जैविक में था, पेड़ पौधे लगाए, हम उनको बढ़ा सकते हैं, सही है। तो जो जैविक था, पेड़ पौधे हैं, आप उसको काटोगे क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, क्यों, क्योंकि जीवन क्रिया पाई जाती है। लेकिन जो अजैविक जो संसाधन है उनमें जीवन क्रिया नहीं पाई जाती है। दूसरा कह सकते हैं हम इसका, जैसे कुछ संसाधन है हमारे पास, एल्युमिनियम है, विस्तृत क्षेत्रों में विस्तृत पाए जाते हैं। जो अजैविक संसाधन होते हैं उन संसाधनों में असमानता भी पाई जाती है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में ही उपलब्ध होते हैं।
एल्युमिनियम की बात करें, लोहे की बात करें, आप सभी जानते हो कि हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में ही क्या होते हैं, वो उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक संसाधनों की बात करें, जैसे धरातलीय चट्टानें हैं, मृदा है, खनिज संपदा है, जल संसाधन है, भौतिक संसाधन इनको माना गया है। और ये सभी संसाधन किससे प्रदत्त हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं और पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न मात्रा में ये पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं मृदा है, प्रकार अलग हो सकता है लेकिन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। खनिज संसाधन है, खनिज संपदा है। तो जो प्रकृति क्या करती है, इनको निर्धारित करती है कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज मिलेंगे और उसके पीछे भी कारण होता है। कोयला है, मिल रहा है तो क्यों है, वृक्ष नीचे दबे थे उसके कारण मिल रहा है। तो जो अजैविक जो संसाधन होते हैं इनमें जीवन चक्र नहीं पाया जाता है। भौतिक संसाधनों को मानव ने अनेक रूपों में परिवर्तित कर दिया है और यह परिवर्तन ऐसे स्थानों पर नहीं हो पाया जहां से मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन कर लिया है। तो जैसे ग्रीनलैंड है या एंटार्क्टिका है, कारण क्या है, वहाँ पर क्या नहीं पाए जाते, तो जीवन चक्र वहाँ कम पाया जाता है। या दूसरा हम कह सकते हैं कि वहाँ जहाँ प्रकृति ने मानव के साथ समायोजन कर लिया, तो अजैविक जो संसाधन होते हैं उनमें जीवन चक्र नहीं पाया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर हमने दो भागों में बांटा था, एक जैविक दूसरा अजैविक। जैविक को हम कार्बनिक संसाधन भी बोल सकते हैं, अजैविक को अकार्बनिक संसाधन। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसके, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। बाद में देखेंगे। उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करते हैं, एक है ऊर्जा संसाधन, दूसरा है कच्चा माल और तीसरा है खाद्य पदार्थ। अगर संसाधनों का हम वर्गीकरण करते हैं तो उद्देश्य के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है ऊर्जा संसाधन, दूसरा है कच्चा माल और तीसरा है खाद्य पदार्थ। फर्स्ट किसकी बात करेंगे, ऊर्जा संसाधन की। ऊर्जा संसाधन को हमने 2 भागों में बांटा है, एक है समाप्य, दूसरा है अस्माप्य। सही है, समाप्य और अस्माप्य। समाप्य वे संसाधन हैं जो क्या होने वाले हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिनका अगर हम उपयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, किस प्रकार के हैं, समाप्य। कि ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग करते हैं तो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कोयला है, एक बार उपयोग करेंगे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। दूसरा है हमारा अस्माप्य, कि ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं होंगे या जिनका जो हमें रोज उपलब्ध होंगे या जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, जैसे पवन है, जल है, सौर ऊर्जा। आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ 75% भाग पर जल भाग पाया जाता है। जल का अथाह भंडार है, जल का उपयोग करेंगे, जल से विद्युत बनाएंगे, तो जो जल है उसको क्या किया जा सकता है, बार बार उपयोग किया जा सकता है। जल की लवणता को कम करके उसका उपयोग किया जा सकता है खेती सिंचाई के रूप में, इससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा है, पवन रोज चलेगी, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त नहीं होंगे, ये ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त नहीं होंगे, अस्माप्य ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं होंगे। ऊर्जा संसाधन में हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, एक ऐसे संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं, दूसरे ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं होंगे। दूसरी हमने बात करी कच्चे माल की। देखिए कच्चा माल हमें 3 रूपों में प्राप्त होता है, खनिज के रूप में, वनस्पति के रूप में, पशु और जीव जंतु के रूप में। खनिज के रूप में हम बात करें, आप सभी जानते हो सोना, चांदी, तांबा, जितने भी हमारे जो खनिज संसाधन हैं वो क्या हैं, कच्चे माल के रूप में आते हैं, क्योंकि विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल ये उपलब्ध कराते हैं। लोहा है, तांबा है, सीसा है, ये क्या करते हैं, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, फिर उससे हम किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। कच्चे माल फर्स्ट खनिज, दूसरा क्या है, वनस्पति। अब वनस्पति में भी हमने इसको 2 प्रकारों में बांट दिया कि जो वनस्पति होती है वह भी उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। प्राकृतिक, अगर वनस्पति की बात करें, लकड़ी है, प्राकृतिक शैवाल है, लकड़ी है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। उद्योगों के लिए क्या मिल रहा है, कच्चा माल मिल रहा है। दूसरा देखिए, इस कच्चे माल का ही क्या है, ये उपभाग है। दूसरी है कृषिगत, रबड़ है, गन्ना है, कपास है, कपास से वस्त्र बनाते हैं, गन्ने से गुड़ बनाते हैं, शक्कर चीनी बनाते हैं, रबड़ है, टायर बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। तो ये एक प्राकृतिक वनस्पति है, दूसरा है कृषिगत वनस्पति। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है विभिन्न प्रकार की, जैसे लकड़ी है, लकड़ी से खिलौने बना सकते हैं, अन्य वस्तुएं बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, जो आपके घर हैं, गेट, खिड़कियाँ, दरवाजे, वो सभी वस्तुएं बना सकते हैं। दूसरा इसमें प्राकृतिक शैवाल बताया है।
और दूसरा है कृषिगत में रबड़, गन्ना, कपास। तो ये जो हमारे उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। ये वनस्पति से संबंधित हैं, रबड़ है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आप निर्माण कर सकते हैं, गन्ना है, कपास है, गन्ने से गुड़, शक्कर जो भी आप बनाना चाहें, कपास है, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तीसरी बात किसकी आती है? पशु एवं जीव जंतु। पशु में जंगली भी होते हैं, समुद्री भी होते हैं और पालतू भी होते हैं। जंगली जंगल में पाए जाते हैं, पालतू जिनको मनुष्य पालना प्रारंभ करता है। और ये क्या है? देखिए, ये मनुष्य के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। अब पशु हैं, भेड़ है, उसकी क्या उतारेंगे आप? बाल उतारते हैं, जैकेट बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। समुद्री जो जीव होते हैं, घेंगा है, मछली है, जीव जंतु है, भोजन के रूप में भी आप उनका उपयोग में लेते हैं तथा अन्य उनके उपयोग में लेते हैं। पालतू जो जानवर हैं, दूध के लिए, मांस के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या उसको प्राप्त होती हैं। तीसरी हमने बात करी किसकी? खाद्य पदार्थ की। कच्चे माल के अकॉर्डिंग हमने इसके 3 उपविभाग किए थे, खनिज है, वनस्पति, पशु तथा जीव जंतु। अब हम बात करेंगे खाद्य पदार्थ कि ऐसे पदार्थ जो क्या हैं, जो मनुष्य के भोजन में शामिल हैं। खनिज की बात करते हैं। खनिज में हम किसकी बात करते हैं? नमक। आप सभी जानते हैं अंग्रेजों ने नमक पर क्या लगाया था? नमक कानून बनाया था, टैक्स लगाया था। कारण क्या था? क्योंकि भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए टैक्स किस पे लगाया था? नमक पे लगाया था कि बिना नमक के भोजन नहीं बनेगा। खाद्य पदार्थों की बात करें, खनिज है। खनिज कौन सा है? नमक है। मनुष्य अपने भोजन में क्या करता है? उसका उपयोग करता है। वनस्पति है, आप सभी जानते हैं समुद्री जो वनस्पति होती है या अन्य जो वनस्पति होती है, क्या करता है? मनुष्य उसको अपने भोजन में शामिल करता है। अब वनस्पति की अगर हम बात करें, फल हैं, सब्जी हैं, वो सब क्या है? वनस्पति के ही एक प्रकार हैं। आप पालक खा रहे हैं, बथुआ खा रहे हैं, तो वो सब क्या है? वनस्पति है। पशु तथा जीव जंतु ये भी क्या है? मनुष्य के लिए खाद्य पदार्थ का कार्य करते हैं। पशु हैं, आप सभी जानते हैं कि दूध, मांस जो भी प्राप्त होता है जीव जंतुओं से, वो सब क्या है? वो हमारे क्या है? खाद्य पदार्थ हैं। तो जो हमने आज संसाधनों का वर्गीकरण किया मुख्य रूप से 3 आधार पर किया था। उपयोग की सततता के आधार पर, जैविक उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा था उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर किया हमने इसको। उद्देश्य के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा, ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल। कच्चा माल को वापिस हमने 3 भागों में बांटा, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु। तीसरा था हमारा खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ 3 पार्ट्स थे इसके, खनिज, वनस्पति और पशु तथा जीव जंतु। आज के लिए इतना ही। आज का आप क्वेश्चन सुनिए कि उद्देश्य के आधार पर संसाधनों के कितने वर्गीकरण किए गए हैं। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर संसाधनों के कितने वर्गीकरण किए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि चक्रीय जो संसाधन होते हैं, कोई एक एग्जाम्पल आप उसका मुझे बताएंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।